Hello everyone, I am Sushil Kesari, Senior Physics Faculty, Vidya Mandir Classes, HL Korwa. Today we are going to discuss DPP 5 based on electric current and circuit. In this DPP, there are booster questions. This is my lecture number 14. Those students who have missed my previous lectures kindly see it first. So let's start to discuss from question number 1. Question number 1 says, which of the following is not a source of electric energy? Option A cell, option B a battery, option C an electric motor, opशन D और ऑप्शन 4 ए जनरेटर। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है कि ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा ऑप्शन में सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। कौन सा ऑप्शन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है? सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स नहीं है। सेल, बैटरी, जनरेटर ये सारे सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3 एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. The question says that a current carrying conductor produces option 1 only heat, option 2 only magnetic field, option 3 both heat and magnetic field, none of these. तो यहाँ पे पूछा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? केवल हीट, केवल मैग्नेटिक फील्ड, बोथ हीट एंड मैग्नेटिक फील्ड और नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अगर हम किसी वायर में अगर हम करंट प्रोवाइड करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे, तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, H इक्वल्स टू I² RT। और अगर हम ऑर्स्टेड लॉ से देखें तो ऑर्स्टेड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी वायर में करंट प्रोड्यूस करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। This is the Oersted law. So we can say that a current carrying conductor produces both heat and magnetic field. So option 3, that is both heat and magnetic field, is the right answer. Question number 3. Which of the following is the symbol of a battery? हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा ऑप्शन बैटरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखेंगे वी नो दैट बैटरी इज द कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो तो सेल हो गया। दूसरा ऑप्शन ये इसमें कलेक्शन ऑफ सेल्स, देखिए यहाँ पे 3 सेल्स कनेक्ट हैं सीरीज में। पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, दूसरे सेल का नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल होता है। ऑप्शन 3 वोल्ट मीटर का सिंबल है। ऑप्शन 4 ये स्विच या फिर की का सिंबल है। और हमें यहाँ पे पूछा है कि बैटरी का सिंबल कौन सा है। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए हीटिंग एलिमेंट डिपेंड्स ऑन। तो हमें पूछा है कि जो अमाउंट ऑफ द हीट होता है किसी भी हीटिंग एलिमेंट में वो किन बातों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन 1 its length, option 2 its cross section area, option 3 nature of the material and option 4 is all of the above. तो हमें यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि जो हीट है वो किन बातों पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट वी नो दैट H heat produced in a resistor इक्वल्स टू I² RT। तो यहाँ पे I पे डिपेंड करता है, R इज द रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और T इज द टाइम पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का? तो R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A, वेयर रो इज द
resistivity of the material of the conductor, L is the length of the conductor and A is the area of the cross section of the conductor. तो इस तरीके से जो H है, heat produced in a heating element depends on the length of conductor, its cross sectional area and nature of the material, क्योंकि रो जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो इन सारे चीज़ों पे डिपेंड करता है हीट प्रोड्यूस्ड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव इट्स लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन सेज दैट magnetism of a magnet is lost by doing which of the following acts? Option A, keeping in the box. Option B, heating. Option C, hammering. Option D, both B and C, that is both heating and hammering. तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो मैग्नेटिज्म है किसी भी मैग्नेट का, वो लॉस्ट हो सकता है वो कौन सी एक्टिविटी के थ्रू? अगर बॉक्स में रख दें, हीट कर दें, हैमरिंग कर दें, या फिर हीटिंग और हैमरिंग दोनों से। तो हीटिंग और हैमरिंग अगर हम कर देते हैं, हीटिंग से भी मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो सकता है, हैमरिंग से भी मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो सकता है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ए कार मूव्स विद ए स्पीड ऑफ 60 km/h for 20 minutes and then at a speed of 30 km/h for next 20 minutes. The total distance covered by the car is किलोमीटर। तो हमें किलोमीटर में बताना है टोटल डिस्टेंस। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो 20 मिनट के लिए 60 km/h की स्पीड से जा रहा है और फिर 30 km/h नेक्स्ट 20 मिनट जा रहा है। तो यहाँ पे हम पहले जो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और नेक्स्ट 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस S विल बी S1 प्लस S2, और S1 कैसे आएगा? यहाँ पे फर्स्ट 20 मिनट में तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये V1 इंटू T1 हो जाएगा पहला डिस्टेंस, प्लस V2 इंटू T2 ये दूसरा डिस्टेंस हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये यूनिट जो स्पीड की यूनिट है वो km/h में है और टाइम 20 मिनट में है। तो हम इसको आवर में चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए। तो इसको आवर में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे स्पीड km/h है तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई, ये 60 तो स्पीड हो गई, इनटू टाइम हो जाएगा 20/60, बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। प्लस इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं 30 इंटू 20 मिनट है तो 20 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा आवर में। तो इस तरीके से यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 30 से ये 2 बचेगा और 2 से ये 10, तो 20 प्लस 10 दैट इज़ 30। तो यहाँ पे S आ जाएगा और ये यूनिट इसकी किलोमीटर रहेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज एज शोन इन द फिगर। ओके, यहाँ पे फिगर मिसिंग है। द पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बॉडी इज। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का फिगर है। ये इधर वाई एक्सिस में डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस में यहाँ पर टाइम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन है,
फिर थोड़ा सा कर्ड है, और ये फिर नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो पूछा है कि पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये ओ है, ए है, ये बी और ये सी। पार्ट ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑप्शन 1 ओ ए, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन 3 बी सी, ऑप्शन 4 बोथ ओ ए एंड बी सी। तो हमें यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और पूछा है कि कौन सा पार्ट इस ग्राफ का यूनिफॉर्म स्पीड बताएगा, और हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाई फाइंडिंग द स्लोप। तो स्लोप इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें ओ ए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर कांस्टेंट है स्लोप इसका। ए से लेकर के बी तक में यहाँ पर स्लोप इसका कांस्टेंट नहीं है। फिर बी से सी में फिर इसका स्लोप कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ से ए में यूनिफॉर्म स्पीड है, ए से बी में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है क्योंकि स्लोप वेरी कर रहा है, और बी से सी में फिर यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। सो यूनिफॉर्म स्पीड विल बी इन पार्ट ओ ए एंड बी सी। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4, ओ ए एंड बी सी। Now come to question number 8. A pendulum completes 120 oscillations in 1 minute. Then the time period of the simple pendulum is option 1 0.5 second, option 2 120 second, option 3 2 second, option 4 3 second. तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 ऑसिलेशन 1 मिनट में कंप्लीट कर रहा है सिंपल पेंडुलम। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड क्या होता है? वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पे 120 ऑसिलेशन को 1 मिनट में कवर कर रहा है, दैट इज 60 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो वन ऑसिलेशन का टाइम कितना लग जाएगा? 60 डिवाइडेड बाई 120, इतना सेकेंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5 सेकेंड, और यही टाइम पीरियड हो जाएगा। So time period will be 0.5 second. So this will be the answer. अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। So option 1 is the right answer, 0.5 second. Now come to question number 9. It takes 1 second for bob to move from one extreme position to the other extreme position. Then the time period of the pendulum is. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में जाने में 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि एक सिंपल पेंडुलम है अदर एक्सट्रीम से, ये सपोज सिंपल पेंडुलम, ये एक्सट्रीम यहाँ से रिलीज किया गया, तो इस यहाँ तक जाने में टाइम लगा 1 सेकेंड। सपोज ए ओ बी, तो ए से बी तक जाने में 1 सेकेंड लगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है? ए से बी और फिर बी से ए, तो ये टोटल टाइम जो लगेगा वो टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 1 + 1 दैट इज 2 सेकेंड। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आर यहाँ मिस्टेक है, तो 2 सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. ए बॉडी ट्रेवल्स 10 मीटर इन 2 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज ऑप्शन 1 इज 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2 इज 40 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 इज 5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 4 इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक बॉडी है वो 10 मीटर ट्रेवल कर रही है 2 सेकेंड में, तो हमें स्पीड बताना है। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। और डिस्टेंस हमें गिवन है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये स्पीड कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो द ऑप्शन 3 में क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। So these are the explanation of all the question. I hope you understood the explanation. Thank you.